हेलो। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आप जानते तो हैं लेकिन कभी महसूस नहीं किया है। जी हाँ, बिल्कुल आप जानते हैं लेकिन कभी महसूस आपने नहीं किया है। मैं स्वतंत्र वुडमार्क आप सभी को स्वतंत्र वुडमार्क यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, एक पारस नाम का व्यक्ति वह जंगलों में हताश निराश पैदल चलता जा रहा है। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि मेरे जीवन में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने जी लिया लेकिन सुख नाम की चीज़ तो मुझे मिली ही नहीं। वो कहता है कि यह लाइफ एक समस्या से निकलती है तब तक दूसरी में एंट्री ले लेती है, एक निकली नहीं पूरी तरह से तब तक दूसरी समस्या हमारे सामने आ जाती है। हे परमपिता परमेश्वर, जो यह जिंदगी आप दे रहे हो, जो आपने दिया है, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं इससे थक गया हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत हताश हूँ, बहुत निराश हूँ, बहुत सारी तकलीफ़ों से जूझ रहा हूँ। मैं इस मानव शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं इसे अब इसके साथ नहीं जीना चाहता हूँ। मैं अब बाँझों वाली ज़िंदगी चाहता हूँ। यदि तुम देना चाहते हो परमपिता परमेश्वर तो मुझे बाँझ वाली लाइफ दीजिए। बाँझ वाली लाइफ वो एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें वह बोल रहा है पारस कि वो जिसमें ना उसको अपने परिवार की कोई समस्या का देखना होता है, ना पारिवारिक समस्या और ना ही सामाजिक समस्या, ना ही देश की समस्याओं के बारे में, किसी बारे में नहीं। वो अपने मस्त मस्ती में आकाश की गहराइयों में घूमता है। मुझे भी वही जिंदगी चाहिए। हे पिता परमेश्वर, आप अगर देना चाहते हो परम पिता परमेश्वर तो मुझे यही जिंदगी चाहिए, बाँझों वाली जिंदगी चाहिए। तो काफी तड़प और शिद्दत से मेरे दोस्तों वह सोचता है और बोलता रहता है, चीखता रहता है। तब प्रकृति से एक आवाज आती है। वो आवाज आती है कि तुम मानव शरीर को छोड़ना चाहते हो, बाँझ बनना चाहते हो, तो मैं आपको वह जिंदगी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दोबारा आप बोलोगे कि मानव बना दो तो नहीं हो सकता है। इसलिए यह निर्णय पे पहुंचने के लिए आपको आराम से घर जाओ, सोच समझ के फिर इसके बाद आकर के इस पे हम बात करते हैं। वो कहता नहीं नहीं, मैं सोच चुका हूं, मैं पूरी तरह से सोच चुका हूं, समझ चुका हूं, मुझे अपनी यही लाइफ चाहिए, ये वाली बाँझ वाली लाइफ चाहिए, ये लाइफ नहीं चाहिए। तो परमपिता परमेश्वर प्रकृति से आवाज आती है, तथास्तु। अब वह बाँझ बन जाता है। बाँझ बनने के बाद वह बहुत खुश होता है। वो आकाश की गहराइयों में जाता है, कभी इधर से कभी उधर जाता है, उधर से इधर, चारों तरफ वो घूमता रहता है मेरे दोस्त। घूमने के बाद वो शाम के वक्त आता है। शाम के वक्त थक करके आता है, कहता है आज आराम करता हूं, कल शिकार करता हूं, आज आराम करता हूं, कल शिकार करता हूं। दूसरे दिन वह निकलता है शिकार के लिए। तो वह भागता है, दोपहर से लेकर शाम तक हो गई लेकिन एक भी शिकार उसको नहीं मिलता है। फिर क्या होता है दोस्त? वो थक जाता है, कहता है कि ठीक है, चलो आज थोड़ी सी और भूख को बर्दाश्त करता हूँ। बर्दाश्त तो नहीं हो रही है लेकिन ठीक है, करता हूँ। तीसरे दिन वह फिर उड़ान भरता है और अब भूख से व्याकुल है, तड़प रहा है। काफ़ी तड़प और भागम भाग करने के बावजूद वह शिकार एक भी नहीं कर पाता है, एक भी शिकार नहीं कर पाता है। तीसरे दिन की शाम को वह बैठता है पेड़ के नीचे और भूख से व्याकुल है, लोटपोट कर रहा है अपने आप को, कभी इधर लेकर बिठा रहा है, कभी उधर बिठा रहा है और प्यास से भी और भूख से दोनों से तड़प रहा है। वह काली रात, उस काली रात में उसी समय आंधी तूफान भूकंप सब आता है और जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ, उस पेड़ में एक टहनी टूट करके उसके दाहिने पंख पे आकर के गिर जाती है। उसका दाहिना पंख पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। पूरी तरह से लहूलुहान होने के बाद वह चौथे रोज के दिन में उठने की कोशिश कर रहा है, पंखों को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। उड़ाने की दूर की बात है मेरे दोस्त,
उसके पंख उठ तक नहीं रहे हैं। अब वो भूख प्यास से तड़प रहा, व्याकुल है, और चौथे रोज के सारा दिन वो तड़पता रहता है। शाम के वक्त वह सोच रहा है कि यदि मैं मानव होता तो मेरा कोई आसपास का कोई मेरा अपना आकर के लेके जाता। कोई अपना नहीं ले जाता, लेकिन कोई और भी जो मानवता में विश्वास रखता है वह जरूर मेरे को उठा के लेके जाता हॉस्पिटल, मेरी क्षुधा भी पूछती, वो भूख प्यास भी मिटाता मेरी, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचाता। पूरी की पूरी संभावना होती कि मैं बच जाता, लेकिन ऐसा सोचते सोचते दोस्त वो मर जाता है। मरने के बाद आप ये चीज़ों को हमें आपको समझना, ये जीवन जो मिला है, मानव शरीर जो मिला है, बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार है। अभी जो ये मानव शरीर मिला वो शानदार तो है ये, लेकिन इस समय इस दौर में जो ये दौर चल रहा है बहुत पावरफुल दौर है दोस्त, बहुत बेहतरीन दौर है। अभी के 500 साल पहले आप चले जाइए, अभी के 500 साल पहले चले जाइए, जब लोगों को प्यास लगती थी, जब लोगों को प्यास लगती थी कोसों दूर चले जाते थे, जाने के बाद एक कुआं मिलता था, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचते थे पता चला कि किसी विशेष कम्युनिटी का उस पर अधिकार है और आप किसी और कम्युनिटी से आते हैं, तुरंत वहां से भगा देते थे और आप पानी नहीं मिलता था। लेकिन आज आपको प्यास लगती है, कहीं भी गए और एक पंप मारा, आप 1 सेकंड में अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। मेरे दोस्त, आज टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन हो चुकी है, सिस्टम इतना बेहतरीन हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज यदि अपना पहुंचाना हो, एक जगह से दूसरी जगह अपनी मैसेज को पहुंचाना तो यूं 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 पहुंचा देते हैं। पहले महीनों लग जाते थे वही मैसेज पहुंचाने में। एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं तो साहब महीनों लग जाते थे। आज 1 घंटे में हम उस सफर को पूरा, 1 घंटे की क्या बात करते हैं, उससे भी कम में हम अपने सफर को पूरा कर सकते हैं। यह जब गर्मियां आती थी, गर्मियों में उस समय लोग अपने हाथों से पंखे से छलते थे, अपनी गर्मी को दूर करते थे। आज ऐसी टेक्नोलॉजी है साहब कि जो हमें गर्मियों में ठंडियों का एहसास करवा देता है। जी बिल्कुल, एहसास करवा देता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पे हमारा पूर्ण अधिकार है। पहले हम बिजनेस मर मर के खड़ा तो करते थे, लेकिन वह बिजनेस हमारा नहीं हुआ करता था। जैसे ही हमसे कोई ताकतवर व्यक्ति आकर के हमारे बिजनेस को अपना बिजनेस बना लेता था, यूं कहें कि जबरदस्ती वो ले लेता था। आज हमारे पास ऐसा कानूनी व्यवस्था है कि हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं, हम पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस। और ये सिर्फ हमारी तक सीमित नहीं रहेगा, हमारे न रहने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर हो जाएगा। जिस टेक्नोलॉजी, जिस चीज़ की हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसको ये सारी चीज़ें जो मिली हैं, जिसे हम ये सोचते हैं कि बड़ी आसानी से मिल गया है, तो ये हमारी बहुत बड़ी नादानी है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग इसमें खपे हैं, कितने लोग मर खप गए हैं, तब जाकर के ये सुविधा, ये टेक्नोलॉजी हमें मिली है। तो इस टेक्नोलॉजी का हमें सही तरीके से अगर यूज करेंगे तो हमारी मुट्ठियों में हमारी आप ठीक सुन रहे हैं, हमारी मुट्ठियों में हमारी कामयाबी है। हम उसे टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं, और जितना आसान है ऊपर की तरफ बढ़ना, उतना ही आसान है नीचे की तरफ गिर जाना। जाने अनजाने तरीके से आज मार्केट में आपके दिमाग का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जाने अनजाने तरीके से गलत चीजें आपने अगर अडॉप्ट कर ली, उसमें जीने लगे, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो सो प्लीज, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, टेक्नोलॉजी का सही यूज करें और अपने आप को इंप्रूव करें। और ये चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत आज के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में एक आती है मित्र, वो ये आपके दिमाग में आता, जो मेरे दिमाग में आता है मित्रों, मेरे भी दिमाग में आता है, और मैं इस लाइन को एक बार नहीं रोज बोलता हूं। वह है चंद्रशेखर आजाद जी की लाइन। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दूसरे बेहतर कर रहे हैं, यह आपको नहीं देखना चाहिए। दूसरे बेहतर कर रहे हैं, यह आपको नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको अपने से ही बेहतर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सफलता की लड़ाई आपकी स्वयं से है। तो मेरे दोस्त, अपने आप को रोज डेली इंप्रूव करना है,
और अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देना है, अवसरों की तरफ ध्यान देना है। कहते हैं जिधर आप फोकस करते हैं ऊर्जा उधर बहने लगती है। जिधर आप फोकस कर, अगर आप अवसर पे फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए अवसर बढ़ जाएंगे। यदि आप बुराइयों की तरफ फोकस कर रहे हैं, कमजोरियों की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो कमजोरियां आपके पास आएंगी। और मैं एक लास्ट शब्द के साथ, बातों के साथ अपनी बात को स्टॉप करता हूं। वो ये है मेरे दोस्त कि शुरू करना, निरंतरता को कायम रखना, कभी ना छोड़ना अद्भुत होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बेशकीमती टाइम दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।